लखनऊ हम पे फिदा, हम फिदाए लखनऊ, और आसमां की क्या हस्ती जो छुड़ाए लखनऊ। अरे वाह। जिस कार्य को करते पूरे पैशन के साथ करें, और जिसमें पैशन आता वही कार्य करें। जीवन में जब भी कभी आप एक किताब पढ़ते हैं तो जीवन के एक पन्ने को समझते हैं, लेकिन जब कभी आप घूमते हैं, पर्यटन करते हैं, तो पूरी ज़िंदगी की किताब को समझते हैं। अगर आपको सही से गाइडेंस हो, सही से आप एक्सप्लोर करेंगे, तो भारत जैसा कोई देश ही नहीं। सभी तरीके के मौसम, सभी तरीके की सब्जियां, सभी तरीके के फल एक ही साथ एक जगह मौजूद, और सारे धर्म, देयर इज अ यूनिटी इन द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। हमारी परीक्षा ईश्वर इसलिए भी लेता है, वो चेक करता है कि जो हम बड़ी जिम्मेदारी तुमको देना चाह रहे हैं, क्या तुम उसके काबिल हो कि कंधे मजबूत हैं, कंधे मजबूत हैं कि नहीं, कभी भार दें, कभी भार। मैं ईश्वर से कभी नहीं कहता हूँ कि मेरे जीवन से दुख कम कर दीजिए। मैं ईश्वर से हर बार कहता हूँ कि हर उस दुख को, जितना भी बड़ा दुख आप दे सकते हैं, उससे उभरने की ताकत उससे बड़ी दे दीजिए। प्रणाम, नमस्ते दर्शकों, मैं संजीव श्रीवास्तव, आपका लोकप्रिय गीतकार और गायक आज आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तो एक आम व्यक्तित्व हमारे सामने बैठे हैं, और मैंने वादा किया था आपसे कि बिजनेस कनेक्ट लखनऊ से हम लोगों को, व्यापारियों को अपने साथ, अपने सामने लेके आएंगे, और उनके जीवन के अनुभव, उनके व्यवसाय, वो मैं आपके सामने उसी श्रृंखला की शुरुआत कर रहा हूं। अभी आपने देखा होगा, इसके पहले डायरेक्टर उमाशंकर दुबे जी भी आए, संतोष तिवारी जी आए, बहुत सारे लोग आए। आज उसी श्रृंखला में हमारे साथ एक ट्रेवल टूर की एजेंसी चलाने, पिछले 13 सालों से ज़बरदस्त तरीके से लखनऊ के अंदर अच्छे ढंग से बहुत लोगों को सैर करा रहे हैं दुनिया की, क्योंकि कहा जाता है ना, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो सबसे पहले मैं परिचय कराता हूँ आपको, अभिषेक गुप्ता जी, प्रणाम। नमस्कार संजीव जी, आपके इस लोकप्रिय चैनल में आज पॉडकास्ट के लिए मुझे आपने बुलाया। मैं सारे दर्शकों को और सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना था। जी, धन्यवाद आपको। और अपने बारे में कुछ बताइए ताकि हमारे दर्शक आपसे कनेक्ट हो सकें। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, और मैं गोमती नगर में श्री ग्लोबल हॉलीडेज़ इंडिया लिमिटेड कंपनी का, जो कि ट्रैवल, टूरिज़्म, माइस, क्रूज़ वेकेशंस, वीज़ा असिस्टेंस, डोमेस्टिक हॉलीडेज़ एंड इंटरनेशनल हॉलीडेज़, इसमें पिछले 13 वर्षों से कार्य कर रही है। उसका मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ। अच्छा। साथ ही साथ BCL में लगभग 2 साल से चैप्टर 1 का ट्रैवल एंड टूरिज़्म कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बहुत बार अवसर मिला बहुत सारे लोगों से मिलने का, और पिछले अपने इस जीवन में लगभग 13वां साल चल रहा है इस कंपनी का, तो लगभग 57 देशों की यात्रा भी करने का अवसर मिला, और भारत में भी लगभग 20+ राज्यों का पूरा सही से समीकरण, उसका सही से स्टडी करने को मुझे अवसर मिला। लखनऊ कैसे आना हो गया? लखनऊ आना हुआ जब वहाँ पर उस समय जो स्टडीज़ थी हायर स्टडीज़ के लिए, तो वहाँ हाई स्कूल तक था। तो 91 में कॉल्विन तालुकेदार्स मेरे भाई थे, उन्होंने कहा कि आपको कॉल्विन में एडमिशन कराएंगे। तो बड़े थे, गार्जियन की तरह थे, तो उन्होंने मेरा एडमिशन यहाँ कॉल्विन तालुकेदार्स लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने एडमिशन कराया, यहाँ पढ़ने आया। तो उस समय अटल जी को बहुत फॉलो करता था। अच्छा। सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो उनके एक रैली में सुना कि लखनऊ हम पे फिदा, हम फिदाए लखनऊ, और आसमां की क्या हस्ती जो छुड़ाए लखनऊ। अरे वाह। ये चीज़ मुझे भी कहीं ना कहीं भा गई कि लखनऊ वाकई बहुत अच्छा लगा। आज लखनऊ तो और डेवलप्ड है, बहुत इंफ्रा डेवलप हो गया, बट उस समय भी जो था वो एक अलग ही दौर था। तो लगा कि जब भी कभी रहने का मौका मिलेगा ईश्वर, तो मुझे दिल्ली मत भेजना, बैंगलोर मत भेजना, मुझे लखनऊ की धरती पे बसाना। लक्ष्मण जी की ये शहर जो लक्ष्मणपुरी के नाम से भी जाना जाता है, मैं यहाँ रहूँ। ऐसे लखनऊ आना हुआ। आपके पिताजी सोशल वर्कर थे शाहजहाँपुर में, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे पिताजी सोशल वर्कर थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे अपने पूरे जीवन। तो मैंने उनको देखा कि जब भी उनको कोई समय मिलता था, तो समाज में हम क्या दे सकते हैं। नॉर्मली देखता हूँ कि हमें देश से क्या मिल जाए, हमको पार्टी से क्या मिल जाए, हमको सरकार क्या देते हैं, इसका लोग रोना रोते हैं। लेकिन मैंने उनको जब करीब से देखा, तो वो हमेशा कहते थे कि हम समाज को क्या दे रहे हैं। ये जो रोजी रोटी जो हम कमाते हैं, वो समाज के किसी पैसे से आता है।
तो क्या हम जाने से पहले कुछ देना चाहते हैं? तो इसकी उन्होंने नींव रखी और 33 स्कूल ग्रामीण अंचल में और 2 स्कूल शहरी अंचल में उन्होंने 35 सरस्वती शिशु मंदिर स्कूलों का निर्माण करवाया, और जिसमें सहयोग लिया अपने उन छात्रों से जो अफोर्ड कर सकते थे। अच्छा। किसी ने कहा हम सीमेंट दे देंगे, किसी ने कहा हम खेत ज़मीन दे देंगे, किसी ने कहा हम पंखे दे देंगे। मैं देखता था कि जो भी कॉलेज से आते थे और निकल के वो उन छात्रों से मिलते थे जो संपन्न थे, और आज पुआया हुआ, शाहजहाँपुर में बहुत सारी जगह शिशु मंदिरों का निर्माण करवाया। पढ़ाई के बाद क्या आपने किया उसके बाद? पढ़ाई के बाद, पढ़ाई में कर ही रहे थे तो मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था। अच्छा। तो 90s में आप देख ही रहे थे, या तो इंजीनियर बनना है या सिविल सर्विसेज में जाना है, और बहुत प्रचलित था कि डॉक्टर बनना है। तो चूंकि मेरे भाई, सगा भाई भी मेरा जो था वो पैरामेडिकल्स में ऑप्टोमेट्रिस्ट थे और गवर्नमेंट जॉब में पोस्टेड थे, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि तुम MBBS की तैयारी करो। उस समय जिसको आज नीट बोलते हैं, उस समय उसको CPMT बोलते हैं। CPMT। तो कॉलवेन तालुकेदार से इंटरमीडिएट करने के बाद मैंने तैयारी की, और तैयारी करके उसका एग्ज़ाम था मेरा लगभग 3 से 4 मई 1994 में। लेकिन एक घटना घटी और 5-6-7 दिन के अंदर कुछ ऐसे तबीयत खराब हुई मेरे भाई की, और वो 7 दिन के बाद एग्ज़ाम से जस्ट 2 दिन पहले वो नहीं रहे। इस घटना ने मेरे पूरे परिवार की परीक्षा ली, और मेरी सबसे ज़्यादा इसलिए ली परीक्षा क्योंकि मैंने देखा कि मैं उस समय ऊंची कुलांचे भर रहा था, ऊंची उड़ान देखना चाह रहा था। इसने मेरे सोचने के तरीक़ों को चेंज किया, मेरे परिवार के पूरी करवट लिया, और वहाँ से करियर में मोड़ आया। फिर ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं बैंकिंग के क्षेत्र में और इंश्योरेंस के क्षेत्र में मुझे काम करने का अवसर मिला। काम करने के अवसर के दौरान मैंने 3 बड़े कॉरपोरेट जगत में बड़े पदों पे कार्य किया। आखिरी पद जो मैंने सर्व किया वो एज ए AGM था इन इंश्योरेंस कंपनी। बाद में जब भी कभी मैं जाता था देश की यात्रा पे या विदेश की यात्रा पे, तो एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, उनकी एक लाइन सुनता था कि डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। जिस कार्य को करते हैं पूरे पैशन के साथ करें, और जिसमें पैशन आता वही कार्य करें। तो इस चीज़ ने मुझे एक मैसेज दिया। जब भी मैं कभी यात्रा पे होता था तो मुझे एक किक लगती थी, यार अभिषेक शायद तुम इसके लिए बने हो। तो उसमें मुझे लगा कि इस काम में मुझे आना चाहिए। इसमें मुझे वो डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू वाली फीलिंग आती। तो एक से मुझे कुछ लोगों से सीखा, और सीख के मैं नवंबर 2012 में इस इंडस्ट्री में कूद पड़ा। 13 साल हो गए। 13 साल। सर, आप यहाँ से तो बहुत सारे लोगों को लेके जाते हैं विदेश, है ना, यात्राओं पे जी। और क्या कभी विदेशियों को भी भारत आने का न्योता दिया है? मैं आपको बताना चाहूँगा, खुशी है मुझे इस बात को बताने में। मैं अपने बैंकिंग इंश्योरेंस के जब क्षेत्र में था तो मात्र 3 देशों की यात्रा की थी। लेकिन वही बात जो अभी आपने कही कि सैर कर दुनिया की गाफिल, फिर जिंदगानी है कहाँ, और जिंदगानी अगर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इसको मैं जब सोचता था कि लोग भारत से बाहर जाने की बात क्यों करते हैं घूमने की, वो इंफ्रा, वो फैसिलिटीज़, वो गाइड, वो साइट सीइंग, वो हम क्यों नहीं दे सकते। जब ये बात मेरे मन में आती थी तो जब भी मैं बाहर जाता था, अब मैं 57 देशों की यात्रा करके आपके साथ आज इस पॉडकास्ट में बैठा। कहते हैं कि जीवन में जब भी कभी आप एक किताब पढ़ते हैं तो जीवन के एक पन्ने को समझते हैं, लेकिन जब कभी आप घूमते हैं, पर्यटन करते हैं, तो पूरी ज़िंदगी की किताब को समझते हैं। तो मैंने जब बाहर गया तो एक दिन अपने लिए रखा। उस दिन गाइड को कहा कि तुम अपने पूरे दिन का फीस बताओ, मुझे आज जो मेरे मन में प्रश्न हैं वह मैं जानना चाहता हूँ। बैठते थे, बात करते थे, वह अपनी गाड़ी से घुमाता था, उससे पूछते थे विभिन्न देशों में कि जैसे हम आए हैं अपने परिवार को लेके, कभी ग्रुप को लेके, तुम लोगों का भारत के बारे में क्या दर्शन है, क्या आपकी सोच है। मतलब वहाँ के नागरिकों से आप पूछते? वहाँ के नागरिकों से। अच्छा। लगभग 2000 फॉरेन नेशनैलिटीज़ के लोगों से मैंने अलग अलग व्यक्तिगत बात की है। अच्छा। और जो सब हमारे, मतलब मैं कहीं ना कहीं जुड़ा हूँ, एक नेटवर्क बना हुआ है। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा तो देखा कि बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई, बहुत गलतफहमियाँ, देश की जो अवेयरनेस थी, अभी तो खैर आज पूरा सीन चेंज हो चुका है, लेकिन उस समय जब स्टार्ट किया तो देखा कि बहुत सारी चीज़ें, कोई कहता था कि आपके यहाँ थोड़ा हाइजीन को लेके हमें प्रॉब्लम रहती है, पॉल्यूशन बहुत है, ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन बहुत है। किसी ने कहा कि कुछ आपके यहाँ शायद कभी कभी राइट्स हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो हर चीज़ का मैंने उनका विनम्रता से सुना और कहा कि ये जितनी चीज़ें आप बता रहे हो ये देश के हर देश में होती हैं। बिल्कुल। प्रोवाइडेड
हम कहाँ जा रहे हैं, अगर आपको सही से गाइडेंस हो, सही से आप एक्सप्लोर करेंगे, तो भारत जैसा कोई देश ही नहीं है। सभी तरीके के मौसम, सभी तरीके की सब्जियां, सभी तरीके के फल एक ही साथ एक जगह मौजूद, और सारे धर्म। देयर इज अ यूनिटी इन द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। यस, विविधता में एकता, ऐसा देश हमारा देश है। जब आप आएंगे तब जानेंगे कि भारत ने पूरे विश्व को क्या क्या दिया। और आप बिलीव मानिए, आउट ऑफ दोज पीपुल, बहुत सारे लोग जब भारत आए, हमने उनके लिए डिज़ाइन किया। इसको इनबाउंड टूरिज्म बोलते हैं। जब हमारे देश में कोई आता है उसको इनबाउंड टूरिज्म बोलते हैं, और जब देश के बाहर जाते हैं तो उसको आउटबाउंड बोलते हैं। तो इनबाउंड टूरिज्म में उन्होंने मुझे याद किया, अभिषेक, कि मैं आया हूँ आज उत्तरकाशी तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ, ऋषिकेश तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ, आज मैं लेह लद्दाख जा रहा हूँ ट्रैकिंग पे तुम्हारी वजह से। तो वो एक दिल को सुकून देता था कि शायद वो मेरा जो ड्रीम था वो पूरा हुआ। बहुत बड़ी बात है जी, मतलब आपने अपने प्रोफेशन में भी, है ना, जी, देशभक्ति दिखाई। जी। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट जो हमारे दर्शकों को निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो हमारे दर्शक बड़े हमारे सुधी हैं, समझदार हैं, और उससे कुछ ना कुछ वो अपने मतलब का ले लेंगे। जी, तो कुछ आपके ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट ही कहेंगे, एक्सीडेंट नहीं कहेंगे, कुछ है? बिल्कुल हैं। और मुझे लगता है कि जिसके करीब आप इस जीती ज़िंदगी में बैठते होंगे, सबकी एक कोई सक्सेस स्टोरी है और सबकी एक संघर्ष की कहानी है। बिल्कुल। मैं शिव खेड़ा की एक लाइन अक्सर बहुत पसंद करता हूँ। वो कहते हैं कि जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। बिल्कुल। तो जब आप देखते हैं कभी ईसीजी कराने जाते हैं, तो जब व्यक्ति की लाइन सीधी हो जाती है तो जीवन नहीं रहता। लेकिन जब लाइन हमारी ईसीजी की तरह होती है, ऊपर नीचे, लाइफ भी लगभग ऐसी है। हमारी परीक्षा ईश्वर इसलिए भी लेता है, वो चेक करता है कि जो हम बड़ी जिम्मेदारी तुमको देना चाह रहे हैं, क्या तुम उसके काबिल हो कि नहीं? कंधे मजबूत हैं, कंधे मजबूत हैं कि नहीं? कभी भार दें। कभी भार दें। लेकिन आपने पूछा, इंसिडेंट्स बिल्कुल हुए, अलग अलग पड़ाव पे हुए, और सबने मुझे बहुत चेक किया। टूटने का पूरा प्रयास हुआ कि मैं टूट जाऊं, लेकिन मैं हर बार बाउंस बैक करके बाहर निकला हूं उससे, और हर बार मेरी ताकत को परखा ईश्वर ने। मैं ईश्वर से कभी नहीं कहता हूं कि मेरे जीवन से दुख कम कर दीजिए। मैं ईश्वर से हर बार कहता हूं कि हर उस दुख को, जितना भी बड़ा दुख आप दे सकते हैं, उससे उभरने की ताकत उससे बड़ी दे दीजिए। बस हमेशा यही कहता हूँ। तो सबसे पहला इंसिडेंट से आया कि मेरे फादर, जो कि मेरे एक आइकॉन है, मेरे लाइफ में आदर्श हैं, उसके बाद जिनके साथ मैं रहता था, भाई, क्योंकि फादर जॉब की वजह से दूसरे शहर में थे, तो भाई को मैंने जस्ट अपने एग्ज़ाम पीएमटी से पहले, जस्ट 2 दिन पहले, 7 दिन के जीवन के संघर्ष के बाद उनको खोया, जिसने मुझे उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से अपने डिसीजन को लेने को मजबूर किया। जो भी स्थितियां थी परिवार की, कैसे करना है, फादर मेरे रिटायर होने वाले थे, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी, उससे आगे बढ़े, पढ़ाई भी करनी थी, परिवार भी सब सही चले, 2 साल बाद फादर रिटायर होंगे, कैसे सब कुछ होगा। अपने आप को फिर से, कहते हैं ना, इकट्ठा करना हनुमान जी की तरह। तो हनुमान जी को मानता हूँ, मेरे इष्ट देव हैं। फिर ताकत ली और फिर आगे बढ़े, पढ़ाई की, अपने आप को सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ करते हुए, कहते हैं ना, स्वयं सेवक। तो अपने आप जीविका अपना अर्जन किया, फादर मदर की पूरी मेंटरिंग मिली, और साथ में बढ़े। तो इस घटना ने क्या किया कि हमारा जो करियर डॉक्टरी की तरफ जा रहा था, उससे हम वापस आए। लेकिन कुछ ना कुछ करना था जीवन में। ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर मुझे बैंकिंग क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिला। आप बिलीव करिए कि जैसे ही मैं उसका इंटरव्यू दे के आया, और उसके बाद पता चला कि मेरे फादर को पैरालिटिक अटैक पड़ा। तो मुझे लगा कि अब चूँकि मैं अकेला ही हूँ, तो मैं अब प्रायोरिटी पे, अभी पहले फादर की जो सेवा है वो ज़रूरी है। सेवा धर्म बहुत कठिन काम है। हम लोग श्रवण कुमार की कहानी पढ़ते हैं, लेकिन उसको जो अपनाना होता है, तो जो व्यक्ति अपनाता है केवल वही जानता है। और उसने मुझे फिर तोड़ा उस घटना के बाद, जो 1994 में मैंने अपने भाई को खोया। फादर की मुझे जब बहुत ज़रूरत थी, जब उनसे सीख सकते थे, उनकी जो गाइडेंस थी, उस समय उनको पैरालिटिक अटैक पड़ा, उनका आशीर्वाद था, और मैं उनकी सेवा लगभग 3.5 साल मैंने की। उसके दौरान जाना कि कैसे एक केयर होती है, सेवा होती है। 2006 में जब वो नहीं रहे, तो उस दिन मुझे ये नहीं लगा कि मैंने पिता को खोया है, उस दिन मुझे लगा मैंने किसी अपने बच्चे को खोया। डेली रूटीन्स हुआ, उनकी दाढ़ी बनाते थे, उनको कपड़ा पहनाते थे, उनको नहलाते थे, तो लगता था कि जैसे बच्चा खो दिया।
अपना शेड्यूल को वैसे सेट किया। एग्जैक्टली उसके थोड़े दिन बाद मैं उनका 10वां संस्कार कर रहा था, मेरे पास फिर से कॉल आई। ICICI ग्रुप था और मुझे एज ए मैनेजर अपॉइंट किया और वो अपॉर्चुनिटी इंतज़ार कर रही थी। मेरे फादर ने जाने से 3-4 दिन पहले जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा तुम अपने परम वैभव पे ज़रूर एक बार पहुँचोगे, मेरा आशीर्वाद है। हो सकता है मेरी 3-4 साल की सेवा में तुम्हारे व्यवधान आए हों, लेकिन तुम ऊंचाई अपनी प्राप्त करोगे। ये आशीर्वाद उनका साथ में है। ये दूसरा टेस्ट था भगवान का जो उन्होंने लिया। इससे आगे बढ़े, मैंने 6 प्रमोशन लेते हुए 3 जगहों पर अपने विभिन्न पदों पे काम किया। उसके बाद वही बात जो पैशन था, मैं ट्रैवल एंड टूरिज़्म पर्यटन की लाइन में हॉलिडे मैनेजमेंट कंपनी के रूप में 2012 नवंबर में लखनऊ में आया। आज यहीं का निवासी हूँ। गोमती नगर में हमारा ऑफिस है। लगभग 57 देशों की यात्रा करने के बाद बहुत कुछ सीख रहा हूँ। नए जो युवा आ रहे हैं, आज के जिन लोग जेन जेड बोलते हैं जिनको, उनको भी सीखने का अवसर दे रहे हैं, उनके संग कनेक्ट करते हैं। इंश्योरेंस और बैंकिंग के दौरान और फादर का जो ओरेटर थे वो उसका भी ब्लड में है, तो बहुत सारी लाइफ कोचिंग मोटिवेशन के काम करता हूँ, ट्रेनिंग्स देता हूँ। एज ए ट्रेनर बहुत सारी जूम मीटिंग्स में, वर्चुअल मीटिंग्स में लोगों को कैसे अपने जीवन को जिएं और जीवन की जो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं उससे कैसे निकलें, उसकी भी शिक्षाएं देने की कोशिश करता हूँ। तो ये आया। तीसरा टेस्ट आया फिर से, क्योंकि ECG मैंने बताया, तो 2020 में जब पूरी दुनिया महामारी की विभीषिका से गुजर रही थी, उस समय परिवार के साथ व्यक्ति अपने था, मैं भी था, और मैं अपने परिवार, अपनी बेटियों के साथ, अपनी पत्नी के साथ लखनऊ में जैसे सभी लोग अपने टाइम बिता रहे थे, मैं भी। पता नहीं कल क्या होगा, बिजनेस होंगे नहीं होंगे, जीवन का क्या होगा, इसकी कोई दवाई भी आएगी कि नहीं। कोरोना काल में तो यही कोरोना काल था में कि पता नहीं कब मिलेंगे, अब कि नहीं मिल पाएंगे, क्या होगा, कैसे। बहुत सालों से लूडो नहीं खेला था, लूडो खेल रहे थे, कैरम खेल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे थे न्यू। कोई घर में कुछ खाना बना के देख रहा था, उसको चेक कर रहे थे। ऐसे दौरान पे जैसे ही हम उस कोरोना की महामारी से अनलॉकडाउन 1-2 पे बढ़े, तो लगभग फिर से जीवन का सबसे कठिन टेस्ट मेरे जीवन में फिर से परीक्षा लेने आया। लगभग 21 साल के वैवाहिक जीवन के बाद मेरी पत्नी को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की बीमारी डायग्नोज हुई, जिसका इलाज 2 महीने चला, आंत का ऑपरेशन हुआ और उसमें लगभग वो 2 महीने के आसपास वेंटिलेटर पर रही। वेंटिलेटर पर रही, आपके व्यवसाय बंद हो, आपको किराया भी देना पड़ रहा है, और ऐसे टाइम पे आपकी जो सेविंग्स हैं, आपके डिपॉजिट्स हैं, वो जैसे लीकेज हो जाती है, उस तरीके से पर डे 50,000, 40,000, 80,000 पर डे खर्च हो रहा था। और उससे भी ज़्यादा जीवन का सबसे बड़ा जो लाइफ पार्टनर, जिसको हम सफ़र बोलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसको भी पर डे एक आशा के साथ कि अब ये बोल देंगे, अब ये निकल के आ जाएंगी, अब ये संघर्ष से आ जाएंगी। और उनसे बात करने पे ये भी नहीं डिस्कस कर पाए कि कुछ बात ही कर लेते हैं। और उसी टाइम पे जैसे ही उनका ऑपरेशन डायग्नोज हुआ कि ऑपरेशन करना है, उसी समय पे कोरोना महामारी मुझे खुद को डायग्नोज हो गई, क्योंकि बार बार हॉस्पिटल जा रहे थे। तो उस समय मेरे ब्रदर इन लॉ ने बहुत तगड़ी तरीके से बहन की केयर की, और मेरे को क्वारंटाइन होना पड़ा, अपने ही कमरे में क्वारंटाइन। बेटियां, बहन, माँ सब चिंतित, क्या हो रहा उधर, हाल चाल ले रहे हैं। कभी कभी कहते हैं देवदूत के रूप में कुछ लोग आ जाते हैं। कि हमारे लाइफ में एक राम जी कपूर हैं, जो कभी फादर ने उनको एज ए अपने बेटे की तरह माना। लैंडलॉर्ड के बेटे थे वो, जहाँ फादर जॉब करते थे। वो बिल्कुल हनुमान जी की बन के उस हॉस्पिटल में संजय गांधी में रुके रहे 2 महीने तक, और दिलासा दिलाते रहे कि हम वापस लेकर आएंगे। लेकिन मौत के आगे किसी का बस नहीं है। 2 महीने के बहुत बड़े संघर्ष के बाद वो 22 सितंबर 2020 को नहीं रही। इसने व्यक्तिगत तोड़ा और मॉनिटरली बिल्कुल, मतलब एकदम कहते हैं बिल्कुल ख़त्म किया। सोचने का अवसर आया कि क्या हम मतलब हम जिएंगे, मेरी वाइफ रहेगी, हम दोनों चले जाएंगे। बहुत बार डेली सोचते रहते थे। निकले, इस दुख से निकलना मेरे लिए आसान नहीं था। सब बच्चे, मदर, सिस्टर, मित्रों का सबका बहुत सहयोग रहा, और इन लोगों ने मुझे निकलने के लिए फिर से प्रेरित किया कि लाइफ ख़त्म नहीं हुई, आगे बढ़ना है। आगे बढ़े, मदर का साथ मिला, बहन ने बहुत प्रेरणा दी, और जो वाइफ को खोया उसने पूरे एज ए फाइटर पूरे जीवन मेरा साथ दिया। अब उसके जो 2 बेटियां हैं, जो कि मेरे डॉटर परियों के रूप में मेरे पास थी, उसकी निशानी के रूप में थी,
उसमें ही उसको भी देखते थे और आगे बढ़े। 1 साल के बाद मूव ऑन लाइफ में कुछ चांसेस बने, एक परिवार आया संपर्क में और फिर से मूव ऑन किया। 2021 में मैंने रीमैरिज करके परिवार को आगे बढ़ाया। आज माता जी, 2 बेटियाँ, एक बेटी जॉब कर रही दिल्ली में और छोटी बेटी मेडिकल की तैयारी के लिए अभी इंटरमीडिएट में है, और वाइफ के साथ मैं यहाँ जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। इस वाली मुसीबत से भी आगे निकला। ये परेशानी मेरे जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक थी। बार बार एक बार कोई युद्ध लड़ता है तो उसको परमवीर चक्र मिल जाता है, और लाइफ का जो 3-4 बार का ये युद्ध अभिषेक गुप्ता जी ने लड़ा और जीता, और ये हमारे लिए जो आप दर्शक हैं, अगर इनकी इस स्टोरी से समझ के सोच के कि कभी हार नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल यही मैसेज है आपका। बिल्कुल। बीसीएल के साथ कैसा अनुभव है आपका? बीसीएल के साथ अनुभव, हमारे मित्र हैं मिस्टर सैफ, जो प्रिंटिंग डिज़ाइनिंग का बहुत बड़ा काम करते हैं, उनसे चर्चा हो रही थी। उन्होंने उमा शंकर भाई साहब से परिचय कराया आपका। हाँ, तो उमा भैया बोलते हैं सब लोग उनको, मैं भी उमा भाई साहब भी बोलता हूँ उनको। डायनेमिक व्यक्ति है। उनसे मिलके मुझे लगा कि एक व्यक्ति जो कोरोना की महामारी के बाद एक ऐसे विचार को लेके आया, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को लेके आया जो सबकी हेल्प करना चाहते हैं। मैंने देखा कि वो बहुत बड़े बिजनेस की तरफ नहीं, जो बड़े टाइकून्स नहीं, जिन्होंने स्टार्टअप की। जी, मैं भी स्टार्टअप था। हाँ। मुझे किसी ने प्रेरणा नहीं दी होती आज यहाँ कहाँ पहुँचता। तो उनसे जब बात हुई, उनसे फ़ोन पे वार्ता ने ही हमें आधा चार्ज कर दिया उनसे मिलने के लिए। उनसे जब मिला तो बीसीएल में एक बहुत बड़ा उससे इंस्टांस जुड़ा हुआ है। बीसीएल इंडिया बोलते थे, तो मैंने कहा बीसीएल भारत बोलिए, और बीसीएल भारत, उन्होंने इस चीज़ को स्वागत किया। और बीसीएल में लगभग 2 साल, तीसरा साल मेरा स्टार्ट होने वाला है। बीसीएल में बहुत सारा बिजनेस मिला, बहुत सारे नए लोगों से, उद्यमी से उनसे परिचय हुआ, जिन्होंने नए नए आविष्कार किए, नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, नए स्टार्टअप्स हैं, कैसे अपने कस्टमर को कैटर करना चाहते हैं, और हम लोग एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें इनके फाउंडर्स का, स्पेशली उमा शंकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं ना, उनको आपके परिवार और आपकी बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी दर्शकों को, थैंक यू।